अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन, और वो थ्योरी प्रेजेंट की थी डार्विन ने। इस थ्योरी को हम लोग डार्विनिज्म कहते हैं। अगर मैं डार्विन की बात करूं तो डार्विन जो था वो इंग्लैंड के अंदर जो था वो पैदा हुआ। ही वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। ये बेसिकली जो था वो इंग्लैंड के अंदर एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर जो थे वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, सो दैट्स व्हाई ही वांटेड हिज सन टू बी अ फिजिशियन। लेकिन डार्विन जो था वो मोर इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा जो था वो इंटरेस्ट रखता था, ज़्यादा स्टडी करना चाहता था। तो कैम्ब्रिज के अंदर उसने टेक्सोनॉमी के अंदर जो था वो स्टडी किया, एंड देन उसने टेक्सोनॉमी ऑफ बीटल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की। और फिर उसके टीचर ने जो था वो उसे प्रपोज किया कि वो जो है वो एक वॉयज के साथ जो है वो एक नेवी शिप जो थी वो उस टाइम पे सेल करना चाह रही थी, जो स्पैन द होराइजन ऑफ द ब्रिटिश नेवी। और वो जो नेवी थी वो दूसरे इलाके, दूसरे कॉन्टिनेंट या आइलैंड्स के अंदर फूड और नेचुरल रिसोर्सेज को फाइंड करना चाह रही थी। सो दैट्स वाई डार्विन के टीचर ने प्रपोज किया कि वो जो है वो इस शिप के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करे एज अ नेचुरलिस्ट। और जो था वो डार्विन ने जो था वो जॉब के लिए अप्लाई किया। ही वॉज सिलेक्टेड, एंड देन वो नेचुरलिस्ट जो था उसका, डार्विन का एक ही काम था कि वो जो है वो फूड रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज को फाइंड करेगा फॉर द ब्रिटिश इन द डिफरेंट आइलैंड्स। और दैट्स वाई उसने जो था वो हर आइलैंड को विजिट किया, स्टडी किया, और उसको जो था वो टाइम मिला कि वो जो था वो डिफरेंट साउथ अमेरिकन एंड गैलापागोस आइलैंड के अंदर जो था वो स्टडी करे, और वहाँ पे जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करे। तो फिर जब उसने साउथ अमेरिकन के जो जितने भी कोस्टल आइलैंड्स थे उनको विजिट किया, तो उसने देखा कि साउथ अमेरिकन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या चाहे एनिमल्स हों, वो यूरोप के ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक साउथ अमेरिकन टच आ रहा है, बिकॉज वी ऑल नो कि साउथ अमेरिका के इन्वायरमेंट और यूरोप के इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो दैट्स वाई उधर के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे और डिस्टिंक्ट थे। फिर उसने एक चीज़ जो था, उसने जो 2 मंथ स्पेंड किए गैलापागोस आइलैंड पे। अब ये जो गैलापागोस आइलैंड थी, वहाँ पे जब उसने 2 मंथ स्टडी किया या स्पेंड किया, तो वहाँ पे उसे जो था वो नज़र आया कि ऑल्दो इट इज़ वेरी क्लोज टू साउथ अमेरिका, जो कि 900, अगर गैलापागोस आइलैंड की बात करूं तो इट इज़ 900 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एक्वाडोर। ये जो एक्वाडोर है ये साउथ अमेरिका का जो है वो सिटी है, उससे 900 किलोमीटर के फासले पे एक स्मॉल आइलैंड थी, और ये वॉल्केनिक आइलैंड थी। तो वहाँ पे जब उसने 2 मंथ्स का टाइम पीरियड जो था वो स्पेंड किया, तो ही फाउंड आउट कि वहाँ के ऑर्गेनिज्म साउथ अमेरिका से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड भी हैं, और एट द सेम टाइम वो साउथ अमेरिका के ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट भी हैं। तो तब उसने जो था वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन बर्ड वहाँ पे गैलापागोस आइलैंड पे प्रेजेंट था, वो बर्ड था फिंचेस। तो उसने 15 टाइप्स ऑफ फिंचेस को जो था वो पकड़ा, उनको स्टडी किया, एंड देन ही फाउंड आउट कि फिंचेस कहने को तो सारी एक ही स्पीशी है, लेकिन उनकी बीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर उसने इस चीज़ को जब फर्दर स्टडी किया, तो ही केम टू नो कि जो बीक्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ द फूड दैट इज अवेलेबल ऑन अ स्पेसिफिक आइलैंड। यानी हर आइलैंड की जो फिंच थी वो दूसरे आइलैंड की फिंच से डिफरेंट थी, और वो दूसरे आइलैंड की फिंच से इसलिए डिफरेंट थी कि हर आइलैंड पे जो फूड थी उसकी अवेलेबिलिटी डिफरेंट थी फ्रॉम द अदर। यानी कि अगर एक आइलैंड के ऊपर वेजिटेबल्स या जो बर्ड्स या प्लांट्स की वो प्रेजेंट होगी, तो फिंचेस की जो बीक है वो चेंज होगी। जहाँ पे जो है वो कैक्टस जैसे या हार्ड ग्राउंड या नट्स जैसे फ्रूट्स अवेलेबल होंगे जिन आइलैंड्स पे, वहाँ के फिंचेस की जो बीक्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। इसके अंदर इन फिंचेस को देख के डार्विन के अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वो इस चीज़ को जाने या ऑब्जर्व करे, स्टडी करे कि ऐसा क्यों होता है कि ऑल्दो ये आइलैंड जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन इनके फिंचेस जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अडेप्ट हुए। ऐसा क्या हुआ कि जो फिंचेस थी उन्होंने अडेप्ट किया। अब जब डार्विन 5 ईयर्स के बाद वापस आया, तो वापस आने के फौरन बाद उसने जो था वो अपनी स्टडी या अपनी कंट्रीब्यूशन को एकदम से प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उसने अपने माइंड के अंदर ये सारी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और उसके जो पॉइंट्स जो थे उनको सेव किया। ही वांटेड टू टेक टाइम टू स्टडी मोर। तो उसने जैसे वो आया तो उसके 2 साल के अंदर उसने जो था वो 35 पेजेस का एक ऐसे डेवलप किया, और 2 साल के बाद ही 1844 के अंदर उसने वो 30 पेजेस का जो ऐसे था उसको एक्सटेंड कर दिया 230 पेजेस के ऊपर। उसने यहाँ पे ये चीज़ें तो डिस्कस कर ली, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाह रहा था कि वो इन चीज़ों का ओरिजिन या इन चीज़ों का कोई एविडेंस फाइंड करे। तो उन एविडेंस को स्टडी करने के लिए उसने डिफरेंट साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और वहाँ पे उसने डिफरेंट साइंटिस्ट की वर्क को स्टडी किया। सबसे पहले साइंटिस्ट जिसको उसने स्टडी किया वो था चार्ल्स लिल।
जो कि 1830 के अंदर जो था उसने अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी की बुक जो थी वो प्रेजेंट की थी। अब ये जो चार्ल्स लिल था ये डार्विन का फ्रेंड भी था, तो उसकी जो वो बुक थी उसके अंदर ये मेंशन था कि जो एवोल्यूशन होती है, ये जो वर्ल्ड है, जो आजकल की वर्ल्ड है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी फ्रॉम द वर्ल्ड दैट इज प्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। यानी कि वर्ल्ड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व होती है, चेंज होती है। माउंटेन्स जो होती हैं वो उनके ऊपर डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो हिल्स में कन्वर्ट होती हैं, और हिल्स के ऊपर डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो प्लेन्स में कन्वर्ट होती हैं। और फिर उसके बाद उसने एक और साइंटिस्ट के वर्क को स्टडी किया जो कि थॉमस आर मैथ्यूज थे 1836 के अंदर। उन्होंने जो था द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर एक ऐसे राइट किया था। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपके जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन होती है वो 2 की पावर के जो है वो रेस होती है, यानी कि 2, 4, 8, 16 इस तरह से वो जो होते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। लेकिन उसके टोटली ऑपोजिट जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे फूड, वो आर्थमेटिकली इंक्रीज होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन और आर्थमेटिकली जो फूड रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और फूड रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। दैट्स वाई एक कॉम्पिटिशन अराइज होता है। फिर उसके एक और क्लोज फ्रेंड जो कि अल्फ्रेड और वेसल था, उसने 1858 के अंदर उसको एक ऐसे सेंड किया जो कि था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर। वहाँ पे ये ऐसे जो था उसकी जो थेरीज थी अल्फ्रेड और वेसल की, वो डार्विन की थेरी के साथ जो था वो मैच करी थी। सो दैट्स वाई डार्विन जो था वो चाहता था कि अल्फ्रेड और वेसल को जो था ये क्रेडिट मिले कि उसने सबसे पहले जो था ये थ्योरी प्रेजेंट की ओरिजिन ऑफ स्पीशी की। लेकिन उसके फ्रेंड्स ने उसे कन्विंस किया कि आप दोनों जो है वो म्यूचुअली अपनी स्पीशी या अपनी जो है ऐसे को वो प्रेजेंट करें। तो देन दे प्रेजेंटेड देयर ऐसे इन 1858 और इस ऐसे के अंदर जो था वो उसने द चेंज ऑफ द वैरायटीज ऑफ द स्पीशी उसने अल्फ्रेड आर रसल के साथ जो था वो जॉइंट ऑथरशिप के अंदर वो प्रेजेंट किया पेपर। और फिर उसके अगले ही साल उसने जो है वो 1859 के अंदर अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशी जो थी वो पब्लिश की। अब एक साल के गैप के अंदर जो था वो अल्फ्रेड आर रसल ने जो था वॉलस ने उसको ये प्रेजेंट किया, या उसको ये जो था वो मोटिवेट किया कि वो जो है वो अपनी बुक पब्लिश करे। डार्विन जो था वो वॉलस को जो था वो ये क्रेडिट देना चाहता एवोल्यूशन की थ्योरी का, लेकिन वॉलस क्योंकि जो था वो एक बाद में रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैन बन गया था और स्पिरिचुअलिज्म में जो है वो स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव किया जाता है, एवोल्यूशन पे नहीं किया जाता। सो दैट्स व्हाई वॉलस ने जो था वो डार्विन को जो था मोटिवेट किया कि वो अकेले जो है वो अपनी इस पूरी बुक को जो है वो पब्लिश करे। और फिर डार्विन ने जो था ये अपनी इस बुक को पब्लिश किया। इसके साथ ही डार्विन की जब ये बुक पब्लिश हुई तो उसने एवोल्यूशन की दुनिया में या दुनिया के अंदर एट दैट टाइम एक रेवोल्यूशन ले आया, और उसने वो कॉन्सेप्ट दिया जो उससे पहले साइंटिस्ट दे तो रहे थे लेकिन उनके पास कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं था।